हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक फंड्स, प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। बैंक निधियों का विनियोजन, लाभकर एवं अलाभकारी विनियोग। सबसे पहले बात करें कि बैंक निधियों के स्रोत कौन कौन से हैं। बैंक संस्थाओं की निधियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी बैंक के जो कोष हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला बैंक की स्वयं की निधियां और दूसरी उधार ली गई निधियां या उधार लिए गए कोष। बैंक की स्वयं के जो कोष होते हैं उनमें क्या क्या शामिल हैं, उनमें बैंकों की प्रदत्त पूंजी और आरक्षित कोष शामिल होते हैं। और उधार ली गई निधियों या उधार लिए गए कोषों में इनमें विविध प्रकार की जमा राशियां एवं अन्य संस्थाओं से उधार ली गई राशियां शामिल होती हैं। तो यहाँ से छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैंक निधियों के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से हैं। तो आपको ये बताना है कि दो प्रकार के होते हैं, बैंक की स्वयं की निधियां और उधार ली गई विधियां। अब आगे बात करते हैं जमाकर्ताओं के प्रति बैंकर का दायित्व है। जनता से जमाएं स्वीकार करना बैंकर का प्राथमिक कार्य है। जमाएं स्वीकार करने पर बैंक के ऊपर जमाकर्ताओं के प्रति दो प्रकार के दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। पहला दायित्व मांगने पर यानी ऑन डिमांड, या जिन शर्तों पर धन जमा किया जा गया है उन शर्तों के अनुसार जमा राशि वापस चुकाने का दायित्व बैंक का हो जाता है। दूसरा दायित्व हो जाता है या बनता है बैंक का जमा राशि पर निर्धारित दर से ब्याज चुकाने का दायित्व, कि जो जमा राशि है उस पर निर्धारित दर से ब्याज चुकाएगा बैंक। ये दो दायित्व बैंक के प्रति उत्पन्न हो जाते हैं, बैंक के बन जाते हैं। अब बात करते हैं तरल संपत्तियां, लिक्विड एसेट्स। सबसे पहले बात करें कि लिक्विड एसेट्स का क्या है महत्व है। बैंक व्यवसाय में लिक्विडिटी यानी तरलता शब्द का विशेष महत्व है। प्रसिद्ध विचारक आर.एस. शेयर्स का कहना है कि बैंकर तरलता शब्द का प्रयोग यानी बैंक तरलता शब्द का प्रयोग अपनी इस क्षमता को व्यक्त करने के लिए करता है कि वह जमा राशि के बदले में नकदी की मांग को किस सीमा तक पूरा करेगा। लिक्विडिटी एसेट्स या लिक्विड एसेट्स तरल संपत्तियां किसे कहा जाता है। ऐसी संपत्तियां, ऐसी एसेट्स होती हैं जिन्हें आसानी से नकद में बदला जा सकता है, उन्हें लिक्विड एसेट्स कहा जाता है। इनके रूप की बात करें तो तीन प्रकार की ये होती हैं। कैश इन हैंड यानी नकद हस्त रोकड़ या हाथ में कितना नकद है, कैश इन हैंड। दूसरा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, मांग पर दे जमाएं। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी अथवा अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों में जो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो इसमें शामिल हैं। तो यह तरल संपत्तियां, लिक्विड एसेट्स, ऐसी संपत्तियां जिसे शीघ्र या आसानी से नकद में बदला जा सके, ये तीन प्रकार की होती हैं। कैश इन हैंड, मनी एट कॉल या फिर एंड शॉर्ट नोटिस, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेकिन ये शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखना। लिक्विड एसेट्स में से भी कुछ एसेट्स निष्क्रिय संपत्तियां होती हैं, आइडियल एसेट्स होती हैं, क्योंकि इनसे बैंकर को कोई आय नहीं होती। ऐसी संपत्तियों में या ऐसी एसेट्स में क्या क्या शामिल है, नकद कोष, अन्य बैंकों में चालू खाते में राशि शामिल है। तो आइडियल एसेट्स क्या होती हैं। आइडियल एसेट्स से तात्पर्य ऐसी संपत्तियों से हैं जिनसे बैंक को कोई आय नहीं होती, ठीक है। अब एक एक की बात करते हैं। तरल संपत्तियों में लिक्विड एसेट्स में सबसे पहला है कैश बैलेंस, नकद कोष या कैश इन हैंड। कैश बैलेंस की बात करें तो सबसे अधिक तरल संपत्ति नकदी ही होती है, यानी कैश सबसे अधिक तरल संपत्ति है। नकद आरक्षित निधियों को प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति कहा जाता है। यहाँ से काफी बार शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है कि प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति कहा जाता है। तो नकद आरक्षित निधियों को, नकद आरक्षित निधियां नहीं आके कई बार नकद भी लिखा हुआ आता है कि कैश को, कि इनको प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति कहा जाता है। तो कैश यानी जो नकद आरक्षित कोष है उसको प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति कहा जाता है, क्योंकि बैंक की शोधन क्षमता, प्रतिष्ठा और साख की रक्षा करने में नकद आरक्षित निधियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस वजह से नकद को आरक्षित
नकद कैश को प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति कहा जाता है। अब बात करते हैं कि नकद कोष निम्न बिंदुओं पर निर्भर करता है, या यूँ कहते हैं कि नकद कोष किन किन बिंदुओं पर निर्भर करता है। तो नकद 5 बिंदुओं पर निर्भर करता है। इनमें पहला है वैधानिक आवश्यकता। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(1) के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी NDTL का एक निश्चित भाग नकद कोष में RBI के पास जमा कराना होता है, यानी वो वैधानिक लीगल प्रोविजन है, स्टेचुरी रिक्वायरमेंट है कि जो भी अनुसूचित बैंक हैं उनको अपनी NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का एक निश्चित भाग जो होता है वह बदलता रहता है, वह RBI के पास प्रत्येक अनुसूचित बैंक को जमा कराना पड़ता है। ये स्टेचुरी रिक्वायरमेंट है। दूसरा बैंकिंग आदत। तो ये स्टेचुरी रिक्वायरमेंट में तो क्या आ गया, जैसे कि अगर कोई भी अनुसूचित बैंक है उसको अपनी NDTL का एक निश्चित भाग RBI के पास जमा कराना पड़ता है। यदि RBI जैसे NDTL का एक निश्चित भाग CRR के रूप में भी जमा कराते हैं, बैंक SLR के रूप में भी जमा करवाते हैं। ये लीगल प्रोविजंस हैं, क्योंकि बैंकों को CRR नकद कोषानुपात तो RBI के पास जमा कराना पड़ता है, जो 0 से 100% के बीच इसकी दर हो सकती है। पहले ये 3 से 15% के बीच हुआ करती थी। SLR जो बैंकों को एक निश्चित अनुपात, NDTL का एक निश्चित अनुपात अपने पास तरल रूप में रखना होता है, तो इसमें घटा बढ़त RBI कर सकता है और इसी के अनुरूप फिर केस में घटत बढ़त हो सकती है। दूसरा है बैंकिंग हैबिट, बैंकिंग आदत। बैंकिंग आदत से अभिप्राय है कि लोग अपने तरल संसाधनों अर्थात नकदी को बैंकों में किस सीमा तक रखते हैं। यदि लोग चेक से भुगतान करने एवं प्राप्त करने के आदी हो गए हैं या इनकी हैबिट ज़्यादा है, तो बैंकों को बहुत ही कम मात्रा में नकदी रखनी पड़ेगी। लेकिन यदि लोग नकद भुगतान पर जोर देते हैं तो बैंकों को अधिक नकद कोष रखना आवश्यक हो जाता है। जिन राष्ट्रों में बैंकिंग की आदत जितनी ज़्यादा है, उन राष्ट्रों में बैंकों को नकद कोष उतना ही कम रखना पड़ता है। पिछड़े हुए राष्ट्रों में बैंकिंग की आदत कम है, अतः उन राष्ट्रों में बैंकों को ज़्यादा नकद कोष रखना पड़ता है। तीसरा है जमा खातों का स्वरूप, नेचर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स। बैंकों द्वारा नकद कोष कितना रखा जाए, यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि बैंक में जमा खातों का स्वरूप कैसा है। यदि चालू खाते यानी करंट अकाउंट्स एवं सेविंग अकाउंट्स, बचत खाते में जमा अधिक हैं तो नकद कोष ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि सावधि जमा खातों में अधिक जमा है तो बैंकर को यानी बैंक को अधिक नकद राशि शेष नहीं रखनी पड़ेगी। तो ये भी यानी कोष कितना रखा जाए बैंक के पास, ये कुछ सीमा तक जमा खातों का स्वरूप भी निर्धारित करता है या इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एडवांसेज, अग्रिमों का स्वभाव। नकद कोष की मात्रा बैंक ऋण एवं अग्रिमों के स्वभाव पर भी डिपेंड करती है। बैंक ने यदि अल्पकालीन ऋण ज़्यादा दे रखे हैं तो नकद कोष की कम आवश्यकता होगी। इसके विपरीत यदि बैंक ने दीर्घकालीन ऋण दे रखे हैं तो अधिक मात्रा में नकद कोष की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है फैसिलिटी ऑफ बैंकर्स क्लियरिंग, समाशोधन की सुविधा। बैंक समाशोधन की सुविधा जितनी ज़्यादा होगी नकद कोष की आवश्यकता उतनी ही कम होगी। समाशोधन ग्रहों के माध्यम से बैंक अपने ऊपर लिखे गए चेकों और अन्य बैंकों द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए चेकों की रकम केवल लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियों से ही अदा कर दी जाती है। इनमें किसी भी प्रकार के नकद लेन देन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके ऊपर नकद कोष निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में नकद कोष रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो इन बिंदुओं के यहाँ से एक क्वेश्चंस बड़ा लघुतरात्मक या निबंधात्मक क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि उन बिंदुओं का वर्णन कीजिए जिन पर नकद कोष निर्भर करता है।
या नकद कोष को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड एसेट्स में दूसरा, रिजर्व बैंक के पास वैधानिक आरक्षित कोष। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 1 के अनुसार के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल मांग तथा सावधि देयताओं का यानी एनडीटीएल नेट डिमांड यहाँ कुल नहीं होकर शुद्ध आएगा, शुद्ध मांग तथा सावधि देयता है। नेट डिमांड तथा टाइम लायबिलिटीज का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास नकद रखना अनिवार्य होता है। यानी ये बात कर रहा है सीआरआर की, कैश रिजर्व रेशियो की, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो प्रत्येक अनुसूचित बैंक को आरबीआई के पास एनडीटीएल का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास जमा कराना होता है, उसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, नकद कोषानुपात कहते हैं। पहले ये 3 से 15% के बीच निर्धारित किया जाता था, लेकिन अब 0 से 100% के बीच निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा है अन्य बैंकों के पास जमा राशियां। भारतीय रिजर्व बैंक के पास वैधानिक रूप से अनिवार्य नकद कोष रखने के अतिरिक्त भारत तथा विदेश में अन्य बैंकों में चालू खाते में भी जमा राशि रखते हैं। अन्य बैंकों के पास चालू खाते में रखी गई जमा राशि उतनी ही तरल संपत्ति होती है जितनी कि स्वयं बैंक में अपने पास रखी गई नकद राशि। तो अन्य बैंकों के पास जमा राशियां भी होती हैं। और नेक्स्ट है मांग पर देय ऋण। इसे सुरक्षा की दूसरी पंक्ति कहा जाता है। मांग पर देय ऋण को मांग पर और अल्प सूचना पर देय ऋण बैंकर या बैंक की दूसरी अत्यधिक तरल संपत्ति। अब बात करते हैं विनियोग की। बैंक तरल संपत्तियों में लास्ट है विनियोग। बैंक निधियों को स्टॉक एक्सचेंजों में क्रय विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों में या अन्य प्रकार से नियोजित करना बैंक विधियों का विनियोग है। बैंक मुख्यतः सरकारी एवं अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों में ही अपना धन विनियोग करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बैंकों को अपनी कुल देयताओं का एक बड़ा भाग तरल संपत्तियों में रखना पड़ता है। दूसरा कारण यह है कि ये प्रतिभूतियाँ यानी सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग करने से ये प्रतिभूतियाँ तुलनात्मक दृष्टि से ज़्यादा सेफ रहती हैं, ज़्यादा सुरक्षित रहती हैं। इस वजह से बैंक सरकारी या अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों में ही अपना धन विनियोग करते हैं। इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।